वेलकम टू कुंडली ज्ञान। आज के कुंडली एनालिसिस में हमारा एक और सब्सक्राइबर है जिसकी मैं कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ। इनका नाम मैंने रखा है मिस झांसी। अब मिस झांसी की जो कुंडली है लग्न कुंडली, वो आपको पीछे दिखाई पड़ रही होगी। अब लग्न में इनके 8 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वृश्चिक राशि की कुंडली है। ये मंगल प्रधान कुंडली है, ठीक है। तो इसके पहले जो हमने देखा था वो बुध प्रधान कुंडली थी, ये मंगल प्रधान कुंडली है। और मंगल और बुध मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? मंगल बद योग, ठीक है। तो मंगल बद तो खराब होता है, दुनिया को पता है। अब यहाँ पर देखने योग्य ये बात यह है कि पहले घर में जो है वो चंद्रमा अस्त बैठा हुआ है। अब जब चंद्रमा अस्त हो गया है और किसके साथ बैठा हुआ है? राहु के साथ बैठा हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे जातक को आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, चश्मा लग सकता है इनको, और 110% चश्मा लग रहा होगा। दूसरी बात, यहाँ जब राहु बैठा हुआ है और 7th हाउस में केतु भी बैठा हुआ है और चंद्रमा यहाँ अकेले बैठा हुआ है, ठीक, तो इनको माता का सुख नहीं मिलेगा। इनकी माता की मृत्यु जल्दी हो जाएगी या किसी कारणवश ये इनकी माता जो है बीमारी से ग्रसित रहेंगी, बीमार रहेंगी। माता का सुख इन्हें कम ही मिलेगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ कि राहु और चंद्रमा यहाँ मिला हुआ है तो ये ग्रहण योग बना रहा है। जब ये ग्रहण योग बना रहा है यहाँ पे, तो इनके मन में बहुत से वहम आ जाते हैं कि जैसे कि ये माता जी की पूजा कर रही हैं या बड़ी धार्मिक हैं, तो ये जो पूजा पाठ कर रही हैं तो इनको एहसास होता है किसी मातृ शक्ति का, है ना। तो अब जब इनको ये मातृ शक्ति का एहसास हो रहा है, प्लस यहाँ पे राहु भी है। अब यहाँ राहु आपको जब इसकी 5वीं दृष्टि 5th हाउस पे जाती है तो यहाँ पे शुक्र है। तो एक तो ये दिक्कत होती है इन लोगों के साथ, राहु इन द लग्नेश, कि इनके एक से ज़्यादा लव अफेयर हो सकते हैं, ठीक है। और इनको जो इनकी शादी होती है वो ये ऐसी हो जाती है कि जैसे कि इनसे उम्र में अच्छे खासे बड़े होते हैं लोग, उनसे शादी होने लगती है। इनको अपनी उम्र से बड़े वाले लोग, मैच्योर लोग जो थोड़े से मैच्योरिटी ले रहे हैं, अपनी उम्र से बड़े लगने वाले लोग इनको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये जो और ये नहीं होता है कि जो इनको पसंद आ रहे हैं वो भी बड़े अजीब टाइप के होते हैं, दुनिया से अलग ही टाइप के लोग इन्हें पसंद आते हैं। जैसे अब ये राहु लगन में बैठे हुए हैं, तो राहु लगन में बैठे हुए हैं तो ये बच्चा जो है जब पैदा हुआ होगा तो ये अच्छा खासा इनके घर में पैसा होना चाहिए, इनकी परवरिश शुरुआत में अच्छी होगी। दूसरी चीज़, राहु जब यहाँ पे अतिचारी होकर बैठा हुआ है तो ये अपने फादर के यहाँ अच्छा खासा पैसा अपने भाग्य से लेकर आ रहे होंगे। ऑल ऑफ अ सडन इनके पैदा होने के बाद इनके घर में बरकत होने लगी होगी, पैसों की और धर्म कर्म की। और धर्म कर्म वाले लोग ही इन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं। काफ़ी धार्मिक लोगों से इनके अच्छे संबंध होते हैं। और इनका जो ससुराल पक्ष होता है, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, ससुराल पक्ष जो होता है वो ठीक नहीं होता, वो कमज़ोर होता है इनसे। इनकी जहाँ शादी होगी वो इनके परिवार से कम पैसे वाला होगा। और इनको एक बात ध्यान रखना है कि अपने ससुराल में कभी भी ये भूल कर भी पैसा ना दे। अगर इनके ससुराल पक्ष ने इनसे कभी पैसा लिया या इनके पास जो भी धन अर्जित किया हुआ है या उसमें से कुछ भी, तो वो इन्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। इनके ससुराल पक्ष वाले जो हैं कभी भी पैसे के मामले में भरोसे योग्य नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा कम होगा, वो हमेशा हेल्प की आसरा लगाए रहेंगे इनसे। तो फिर ये प्रॉब्लम इनको फेस करनी ही पड़ेगी कि इनकी शादी जो है, इनका घर तो बड़ा होगा पर इनकी ससुराल का पक्ष जो है वो कमज़ोर होगा। अब हम आते हैं जब दूसरे घर में, तो यहाँ पे 2nd हाउस में 9th हाउस लिखा हुआ है। जब यहाँ 2nd हाउस में 9th हाउस लिखा हुआ है तो ऐसा जातक जो है इसकी वाणी गुरु के समान होती है। मतलब ये जो भी बोलता है लोग उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये टीचिंग के प्रोफेशन में हो सकता है और
इसके पास फाइनेंशियल नॉलेज भर भर कर होती है। फाइनेंसिस को का ज्ञान इसको अच्छा खासा होता है, इसीलिए ये किसी एक ऐसे पर्टिकुलर फील्ड में जा सकता है जिसमें काफ़ी गहन टीचिंग हो रही हो या धार्मिक उपदेश देना जा रहा हो, किसी को कुछ बताया जा रहा हो, किसी को कोई नॉलेज दी जा रही हो, ऐसे फील्ड्स में ये जा तक पहुँचता है। अब 9th हाउस जब 2nd हाउस में पहुँचता है, धन के भाव में गुरु पहुँचता है, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि इनको एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी अच्छी खासी गजब की मिलेगी। इनके फादर से इनको अच्छी खासी एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिलेगी जिसे अपने एक जीवन काल में ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इनको मतलब ये कहने का मतलब कि फिक्स्ड असेट्स जो है इनके पास, बैंक बैलेंस, वो इनके लक के द्वारा धन का भाव जो है, आप समझ लीजिए कि 2nd हाउस में आया है, तो ये जो धन भाव है जब 2nd हाउस में आया है तो इनके पास फिक्स प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी होंगी जो इनके पिता से इनको विरासत में मिल रही होंगी। अब यहाँ से ये बैठकर आपके ससुराल पक्ष को भी देख लेता है। जब ससुराल पक्ष को देखता है तो ससुराल पक्ष को जब यहाँ से देखता है तो आपका ये बताता है कि ससुराल पक्ष से भी आपका कोई खास अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहेगा। इनफैक्ट मनमुटाव बना रहेगा ससुराल पक्ष से भी। अब जब 3rd हाउस में आते हैं तो यहाँ पे शनि अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब शनि अस्त हो जाते हैं तो ये एक अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पे शनि कोई भी चीज़ को डिले नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे नंबर 10 लिखा हुआ है, तो शनि अपने सबसे शुभ प्रभाव में बुध के घर में बैठे हुए हैं। जो इनके अच्छे संबंध होंगे वो इनके करियर के क्षेत्र वाले लोगों से ही होंगे। जहाँ ये बिजनेस कर रही होंगी वहाँ पर इनके अच्छे संबंध होंगे, मतलब वहाँ इनके दोस्त बहुत अच्छे बनेंगे, छोटे भाई बहन समान वहाँ बन जाएंगे। कि दोस्ती में नहीं होता है, कहीं पे अगर हम कहीं काम कर रहे हों तो वहाँ छोटा भाई बना लिया, किसी को छोटी बहन बना लिया, दोस्ती यारी में होता नहीं है, ये हमारी बहन बन गए, ये हमारे भाई बन गए, राखी भाई बन गए, राखी बहन बन गई। ये सब चीज़ों में ये शनि इन 10th हाउस, इन 3rd हाउस ये दे रहे होंगे। अब यहाँ से हम शनि के 10वें घर को भी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। वहाँ 5th हाउस लिखा हुआ है, तो जहाँ पर ये काम कर रही होंगी वहाँ इनका लव अफेयर हो रहा होगा। जहाँ पे ये काम कर रही होंगी वहीं इनको इनका प्रेमी मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं तो 4th हाउस में। 4th हाउस में सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं और यहाँ पे 4th हाउस में 11वां घर आकर बैठा हुआ है और 10th हाउस में 5th घर बैठा हुआ है। मतलब यहाँ राशि परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही प्रबल राजयोग बन रहा है इनका, घर के लिए भी और इनके करियर के लिए भी। करियर में भी इनके राजयोग है और इनका घर भी जो है वो भी राजयोग है। इनके पैदा होने से इनके पिता को अच्छी खासी भाग्य में कमाई हो रही होगी, इजाफा हो रहा होगा। हो सकता है इनके पिता से इनकी अच्छी खासी ना भी बनती हो, पर बुध आदित्य राजयोग की वजह से बहुत कुछ चांस है कि इनके पिता इनके ऊपर अपना हाथ रख रहे हैं, क्योंकि 3rd हाउस बुध का है, वहाँ शनि अस्त हो गए। अब जब वहाँ शनि अस्त हो गए हैं तो बुध इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय शनि, बुध इज नाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय सूर्य। तो यहाँ पे ये राजयोग बना रहे हैं। इनके घर में भी अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए और करियर वाइज ये बहुत ही तरक्की करेंगे। ये अगर अपने फादर से ही रिलेटेड कोई काम करें, मतलब अपने फादर के घर पर रह, फादर के घर का यूज कर कोई काम करें या फादर के बिजनेस का विस्तार करें, तो इनके लिए अत्यंत शुभ होगा। और यहाँ पे 11th हाउस भी आकर बैठा हुआ है, तो आपको ये समझना चाहिए कि पहले तो भाग्य ही यहाँ पर घर में बैठा हुआ है, तो घर इनका बहुत भाग्यशाली होगा। पिता से इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। घर के अंदर हर चीज़ में पिता इनका साथ दे रहे होंगे और इनका भाग्य जो है वो पिता से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब ये पिता के लिए भाग्यशाली व्यक्ति हैं या बच्ची है। मिस झांसी जो हैं वो अपने पिता के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। अब जब यहाँ 5th हाउस में हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे गुरु का 12वां नंबर लिखा हुआ है जो एक्सपेंसेस का है।
ठीक है, और शुक्र लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आप देखिए कि यहाँ शुक्र को कौन कौन देख रहा है। राहु देख रहा है, ठीक है, 5th दृष्टि पड़ रही है राहु की। उसके बाद शुक्र को और कौन एस्पेक्ट कर रहा है, आप ये देखिए। शुक्र यहाँ 5वें घर में जब बैठते हैं और उच्च के हो जाते हैं, तो ये आपकी लाइफ में एक से ज्यादा लव अफेयर्स देने की ताकत रखते हैं। यहाँ पे मात्र एक से ज्यादा लव अफेयर्स ही नहीं, एक से ज्यादा शादियां भी हो सकती हैं। और इनका जो स्पाउस होगा वो इनके जन्म स्थान में नहीं पैदा हुआ होगा, मतलब इनका जो हस्बैंड होगा वो इनके जन्म स्थान से दूर से आ रहा होगा। और क्या कहते हैं, यहाँ पे शुक्र आपको बच्चों के लिए ब्लेस कर देते हैं। शुक्र उच्च का 5th हाउस में आपको बच्चों से अच्छे बच्चे देता है, ऐसे बच्चे देता है जो कि आपका नाम रोशन करें। वो एक बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, उनका करियर आसमान छूने वाला हो सकता है। यहाँ शुक्र आपको ऐसी स्थिति देते हैं कि जैसे कोई भी स्थिति हो लाइफ में, कोई भी स्थिति हो, आप कभी भी पैसों की तंगी लाइफ में नहीं देखेंगे व्हेन शुक्र इज इन 5th हाउस। करियर वाइज भी आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सब चीज़ों का काम करें आप, तो आप बहुत ही फलदायक रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब शुक्र के बाद जब हम 6th हाउस में पहुंचते हैं, रोग ऋण शत्रु में, तो यहाँ नंबर 1 दिखाई पड़ता है। अब लोग कहेंगे कि नंबर 1 तो भाई बॉडी का है, तो बॉडी जो है रोगी, ऋणी और शत्रु हो गई है, तो इसके लिए हमें नंबर 1 देखना होगा। लग्न के अंदर वृश्चिक राशि है, तो मंगल के जितने भी खाने और ग्रह हैं उनके ऊपर 6, 8, 12 का दोष नहीं लगेगा। अब अगर मंगल यहाँ पे 6, 8, 12 में आ गए तो मंगल को उनका दोष नहीं लगेगा। तब जब यहाँ पे 1 नंबर आता है तो ये आदमी अगर बीमार पड़ता भी है, ये बच्ची बीमार पड़ती भी है, तो ये सही हो जाएगी, कोई आफत नहीं है। हाँ, ये बात है कि इनको मन का रोग हो सकता है, वहम हो सकता है, इनको हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में फितूर, कुछ मतलब खुराफात पड़ी रहती है, ये हो सकता है। पर क्योंकि मंगल लग्नेश में है तो इनका जो भी प्रॉब्लम होगा ये अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। अब जब हम 7th हाउस में आते हैं और यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है और केतु लिखा हुआ है, वो भी अतिचारी केतु है, तो अतिचारी केतु जो है आपको एक अजीब सी विडंबना और स्थिति में डाल देता है। यहाँ जो आपका स्पाउस होता है वो कुछ अजीब ही टाइप का होता है, उसको मतलब उसके लिए आपका मन जो है वो कभी इधर कभी उधर होता रहता है। और केतु यहाँ पर जब आता है तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। जब केतु आपके 2nd हाउस के साथ बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में, तो चांस यहाँ ये बना देता है कि आप भागकर शादी कर सकते हैं, और भागकर शादी कर लेंगे तो भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर केतु आपको एक मैलिफिक इफेक्ट ये देता है कि केतु आपको सेपरेशन के चांसेस बहुत देता है। ऐसा जातक जिसके शुक्र 5th हाउस में बैठे हैं और केतु बैठा है 4th हाउस में, 7th हाउस में, तो आप ये समझिए इनकी पहली संतान लड़की होने के ज़्यादा चांस हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में 3rd हाउस बैठा हुआ है और वो भी वक्री मंगल के साथ। तो वक्री मंगल कभी आपके 2nd हाउस 7th हाउस में पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद ये आपके 8th हाउस में आते हैं। यहाँ पे मंगल लग्नेश की वजह से मंगल यहाँ पीड़ित नहीं है, तो यहाँ मंगल शुभ फल देगा। मंगल यहाँ आपको शुभ फल कैसे देगा? आपके जो एक्सीडेंट्स वगैरह होंगे, अगर मान लीजिए आपके एक्सीडेंट्स लिखे भी हुए हैं तो आप उनसे आराम से निकल जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। और मंगल यहाँ शुभ है तो फिर ये बोलता है आपके वर्क प्लेस से, जहाँ पर आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आप धमाल कर रहे होंगे,
दूसरी चीज, मंगल यहाँ पर आपको गुप्त विद्याओं का और ऐसी जानकारियां जो कि दूसरों के समझ में ना आए ये दे देता है। आपको यहाँ मंगल बैठकर 8th हाउस में और 9th हाउस 2nd हाउस में ये आपको एक अच्छा वाचक बना देता है। आप ऐसे विषयों पे PhD कर सकते हैं, गहन पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं जो कि 9th हाउस से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि जब 4th हाउस आपके 9th हाउस में आ जाता है तो ये आपके पूरे घर परिवार को धार्मिक बना देता है। इसी धर्म की वजह से आपके क्या कहते हैं घर में बरकत होती है। और आपके ये जो 4th हाउस आया है आपके क्या कहते हैं 9th हाउस में, तो आप 4th हाउस को अगर चेक करेंगे तो यहाँ सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो सूर्य और बुध यहाँ पर आपके 9th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। सूर्य के घर में बैठे हैं शुक्र, ठीक है। तो आपको ये देखना चाहिए कि शुक्र जो है वो सामने सामने बैठकर 9th हाउस को देख रहा है। तो जब 9th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है बुध, सूर्य और शुक्र का और चंद्रमा का, तो एक चीज आप बात समझिए कि यहाँ 9th हाउस आपके घर को बहुत ही जबरदस्त धार्मिक बना देता है। और यहाँ पे आपके घर में अच्छा भला कूट कूट के पैसा देता है। बहुत अच्छा घर है यहाँ पर पैसों के लिए। यहाँ पे आपको अपने फैमिली ट्रेडिशंस को सही रखना चाहिए। इसलिए सही रखना चाहिए कि यहाँ चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा जब यहाँ बैठता है तो आपका मन धर्म कर्म में ये लगाता है, आपके पिता का भी धर्म कर्म में मन लगाता है। आप अपने पिता के लिए एक लकी चाइल्ड हैं। और जब हम आते हैं आगे 10th हाउस में 5th हाउस, तो ये एक राजयोग देता है। यहाँ पे सूर्य का घर आकर शनि के 10वें घर में के कर्म के भाव में बैठा हुआ है। अब सूर्य यहाँ पे कर्म करेगा और राजा जैसा प्रभाव देगा। यहाँ आपको अच्छे बच्चे दे देता है। कहाँ? बिजनेस के हाउस में। और यहाँ पर आपके क्या दे देता है? लव अफेयर दे देता है। यहाँ आपके पिता को बैठा देता है। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपकी वजह से आपके पिताजी अच्छा कर रहे होंगे और बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। एक पूरी बिल्डिंग होगी जहाँ पर आपके पिता की वो बिल्डिंग है। अगर आप अपने पिता की बिल्डिंग यूज कर कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, तो भी आपको अच्छे फल मिलेंगे करियर वाइज। अब जब हम 11th हाउस में आते हैं तो यहाँ पे 6th हाउस आ जाता है और अतिचारी गुरु भी आ जाते हैं। यहाँ ये एक अजीब सी विडंबना है कि गुरु मतलब जब 5th हाउस को एस्पेक्ट करने लगते हैं, वापस आते हैं 10वें हाउस में, तो ये बुरा फल देने लगते हैं। पर जब ये भाग्य में आते हैं तो ये अच्छा फल देने लगते हैं। ये गुरु मिक्स परिणाम देने लगते हैं। ये बिजनेस में आपकी जो वाणी है उससे कुछ ऐसी बातें निकलवाते हैं जो कि धर्म विरुद्ध है। मतलब आप किसी के धर्म को कुछ गलत बात बोल दो, अचानक से बोलते बोलते आप कुछ ऐसा बोल दो अपने कलीग्स के बीच में जो कि धर्म के विरुद्ध हो, जो धर्म अनुरूप ना हो। इसकी वजह से आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में हानि करवा सकते हैं। वैसे गुरु आपका उच्च का है तो आपकी शिक्षा दीक्षा सब अच्छी होनी चाहिए। स्टडीज में और भाग्य में आपको अच्छे फल मिल रहे होंगे। यहाँ 6th हाउस जब रोग ऋण शत्रु का आपके भाग्य में आता है तो भाग्य से ही आपके ऊपर रोग ऋण और शत्रु हावी होने लगते हैं। पर गुरु के यहाँ होने से शुभ प्रभाव मिलते ही वे गायब हो जाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला था कि 6th हाउस में 1st हाउस आकर बैठा हुआ है मंगल का घर, तो वहां पर मंगल रोग ऋण शत्रु को मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ पर 11वें घर में जब 6वां हाउस बैठा हुआ है, शनि के घर में बुध का हाउस बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, तो भाग्य में कुछ ना कुछ गिरावट दे सकता है। थोड़ा बहुत किस केस में दे सकता है? चाइल्ड बर्थ के केस में दे सकता है। रिलेशनशिप के केस में ये गुरु थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है और ये 6th हाउस
दे सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स टूट सकते हैं। ठीक है, कौन से टूट सकते हैं? लव अफेयर्स टूट सकते हैं। अब जब हम आते हैं 12th हाउस में, तो 12th हाउस में 7th हाउस बैठा हुआ है, यहाँ ये एग्जॉल्टेड होता है। अब आप अपनी लाइफ में चाहे जो भी चाहे इच्छा रख सकते हैं, बस अपनी इच्छाओं को कुछ बड़ा करके रखिएगा, अपनी इच्छाओं को कभी छोटा नहीं होने दीजिएगा। आप कभी इच्छा करें कि हम बहुत बड़ा घर चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा घर मिल जाएगा, आप बहुत बड़ी गाड़ी चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। आप जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे अपने ऊपर और अपने लिए, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जितना आप अपने ऊपर कम खर्चा करेंगे उतना आपके लिए मैलेफिक होगा। यहाँ 7th हाउस 12th हाउस में आकर एग्जॉल्टेड हो जाता है। इनकी मैरिड लाइफ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन ये है कि क्यों होगी प्रॉब्लमेटिक, जैसे ये बहुत धार्मिक हो जाएंगे और दूसरा वाला बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा मतभेद टाइप का हो जाएगा स्पाउस के साथ। पर ओवरऑल अगर देखें तो 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो आप अपनी शादी के लिए अपने घर से दूर ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब कि आपकी शादी जो है आपके घर से बाहर होनी निश्चित है। यहाँ आपकी ओवरऑल कुंडली में लव मैरिज जैसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप राहु और शुक्र की वजह से लव मैरिज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हों। आपकी लव मैरिज हो भी सकती है, पर आपके उसमें ब्रेकअप लिखा हुआ है, मतलब आप अपने पति से दूर रहेंगी, ये हो सकता है। अब किसी भी वजह से दूर रहें, काम की वजह से दूर रहें या मन मुटाव की वजह से दूर रहें, जहाँ तक मन मुटाव की वजह से दूर रहेंगी ये हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी एक मैरिज ब्रेक हो सकती है और फिर से मैरिज होने का चांस है, क्योंकि शुक्र यहाँ 5th हाउस में उच्च का है। ये आपको रिलेशनशिप से कभी खाली होने ही नहीं देगा। आप एक आकर्षक और अग्रेसिव व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। आपके प्रति ऑपोजिट सेक्स नेचुरली ही अट्रैक्टेड होते हैं और वो खींचे चले आते हैं। जीवन काल में एक से ज़्यादा लव अफेयर्स आपकी नियति में हैं और हमेशा आपको प्रेम संबंधित लोग मिलते ही रहेंगे और आप उनके साथ अच्छे खासे जेलअप हो जाएंगे। शुक्र यहाँ पे अकेला बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो ये आपको लव मैरिज के बहुत ही ज़्यादा प्रबल चांसेस देता है। तो ये था मेरा छोटा सा सूक्ष्म एनालिसिस मिस झांसी का। अब यहाँ पे बंद होने के पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ कि इनकी महादशा चल रही है केतु की। केतु के 3 दृष्टि होती है। एक दृष्टि जो है वो होगी आपकी 5th, जो आपके 1 2 3 4 5 जो आपके 11th हाउस पे पड़ रही है। यहाँ जब गुरु केतु एक साथ देखते हैं तो अगर ऐसी जातक, मतलब ऐसी बच्ची कान में अगर गोल बालियां पहने तो इसके लिए विशेष शुभ फलदायी होगा। तब इसके जीवन में ना कोई रोग आएगा, न ऋण आएगा, न शत्रु आएगा। कोई भी इसका काम होगा लाइफ में, भगवान खुद इसका काम कराने लगेंगे। ठीक है, अगर ये धार्मिक हुई, अगर ये धार्मिक नहीं हुई तब इसके रिजल्ट्स नेगेटिव आने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद 7th हाउस 7th दृष्टि जो है इसकी लगन पे पड़ रही है। तो जब लगन पे पड़ रही है इसकी दृष्टि, तो वहाँ पे बैठे हैं राहु और चंद्रमा। तो जब राहु और केतु की दृष्टि मिलती है, संबंध बनाते हैं और चंद्रमा को देखते हैं, तो इनकी माता के ऊपर आफत आ जाती है, जान पर बनाती है। इनको मानसिक प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। और जब यहाँ पर ये दोनों दृष्टियाँ आती हैं और राहु 5th हाउस को देखता है तो इनकी रातों की नींद हराम हो जाती है इनके लव अफेयर्स की वजह से। ठीक है, अब केतु की जो 9th दृष्टि होती है
वो पहुंच रही है यहाँ पर थर्ड हाउस में। अब केतु की 9th दृष्टि जब 10th उस पर पहुंचती है थर्ड हाउस के उससे, तो इनके संबंध इनके वर्क प्लेस में जहां ये काम करती हैं वो खराब हो सकते हैं। इनके छोटे भाई बहनों से इनके संबंध भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि केतु इन थर्ड हाउस बहुत ही बुरे परिणाम देता है और ये मैंने देखा है। इस पीरियड में इनको स्किन रैशेस, स्किन डिजीजेस ज़रूर होनी चाहिए। अगर इनको स्किन डिजीज, स्किन रैशेस हाथ में, पैर में, कहीं पर भी हुई है, तो इनका जो 9th दृष्टि है केतु की, वो थर्ड हाउस पे 110% पहुंच रही है। इनके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि इनके प्रेम संबंध इनके काम करने की जगह या कोई एक म्यूचुअल चीज़ है जहां पर दोनों एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, ये प्लेस आपके पढ़ाई लिखाई की भी हो सकती है, रेस्टोरेंट भी हो सकती है, यहाँ आप मिल सकते हैं। आपके करियर की, प्रोफेशन की जगह एक ही सेमिनार में जा रहे हैं, एक ही चीज़, जैसे कि हम लोग कहीं मिल गए हैं, ऑल ऑफ अ सडन मिल गए हैं, तो ये चीज़ होती है। ऑल ऑफ अ सडन विदाउट प्लानिंग मिल गए, तो ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पे छोटे भाई बहनों से संबंध को देखना पड़ेगा, क्योंकि केतु की महादशा चल रही है। इनके छोटे भाई बहनों से संबंध इनके बहुत ही खराब हो जाएंगे और वो इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे। और वो क्या करेंगे, इनके पीछे छुपे हुए राजों को उजागर कर कर इनको परेशान करने की लगातार कोशिश करेंगे। इसलिए इनसे सुझाव है कि अपने शादी के बाद अपने देवर से दूर रहें, अपनी ननद से दूर रहें। हर वह व्यक्ति जो आपके हस्बैंड को क्या बोल रहा है, भाई, उनसे थोड़ा बच कर रहें। अगर ये काम आपने कर लिया, सावधानी बरत ली, अपने साइड के भी छोटे भाई बहनों से बच के रहें, शादी के बाद तो खास तौर पे, तो फिर आपको काफ़ी हद तक रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यहाँ मैं एक और सुझाव दूंगा मिस झांसी को कि शादी के बाद अपने हस्बैंड पर खास तरह की नज़र रखें, क्योंकि इनके हस्बैंड हमेशा भटकते रहेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये जो भटकाव है ये इधर उधर ना हो। यहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही सतर्क रहकर देखना चाहिए। कोई भी गुप्त रिलेशन मैरिड लाइफ के बीच में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा मैरिड लाइफ बहुत ज़बरदस्त सफ़र करेगी। जैसे कई लोग होते हैं ना, शादी के बाद भी रिलेशनशिप रखते हैं, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, जोरदार गलत परिणाम लिख लेंगे, धन के संबंधित और मैरिड लाइफ के संबंधित जोरदार बुरे परिणाम निकलेंगे। यहाँ पर केतु का उपाय करना बहुत ही शुभ फलदायी होगा। इस बच्ची को कान में गोल बालियां ज़रूर पहननी चाहिए। जैसे ही ये पहनेगी, गुरु एक्टिव हो जाएंगे और जहाँ जहाँ केतु मैलिफिक इफेक्ट दे रहे हैं वो सब सही हो जाएंगे। स्किन डिजीजेस, समझ रहे हैं, और रिलेशनशिप इश्यूज एंड मैरिज इश्यूज एंड लक इश्यूज, ये इन सोने की गोल बालियों से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ मंगल जो कि 8वें घर में बैठे हैं, लग्नेश की वजह से बच गए हैं, इसलिए इनको मंगल का कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर ये मंगल का उपाय करना चाहें तो एक मिट्टी का गोल बर्तन लें जो बुद्ध है, उसमें शहद भरें और उसको वीराने में जाकर दबाए आए, तो ये मंगल आपको और शुभ फल देगा। किस चीज़ में देगा? मैरिड लाइफ में दे देगा, क्योंकि मंगल इन 8th हाउस आपका शुभ अवस्था में बैठा है, इसलिए वो आपको बचा रहा है। जब आप ये शहद वाला करेंगे तो फिर आपका मंगल काफ़ी हद तक शांत होगा।
अब मंगल इन 8th हाउस है तो फिर भी इसके लिए आपको एक चंद्रमा का उपाय बताता हूं कि चौकोर टुकड़ा, चौरस टुकड़ा चांदी का लेके चांदी की चेन में अपने गले में बांधिए, मतलब चांदी का लॉकेट पहनिए चौरस चांदी के टुकड़े का। तो फिर यहाँ का जो मंगल है आपको और अच्छे फल देगा, आपकी लाइफ में तरक्की, शादी, हर चीज़ में ये बढ़ोतरी करेगा। आपकी इवन स्टडीज़ में ये अच्छी खासी हेल्प कर देगा और आपके प्रोफेशन में भी ये आपको पराक्रमी बना देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।